नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। 5 सितंबर का दिन हम सब के लिए बेहद खास होता है क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही हम मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। एक शिक्षक ही है माता के बाद जो बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ने का ज्ञान देता है। आगे चलकर वो क्या बन सकते हैं, उनके अंदर में कौन सी योग्यता छुपी होती है, ये शिक्षक ही बाहर निकालते हैं। और ऐसे मौके पर हम अपने शिक्षकों को शत शत नमन करते हैं क्योंकि आज भी भारत ग्रामीण राज्यों में बसता है, गांव में बसता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं क्योंकि सरकारी स्कूल की पहुँच उन घरों तक है जो बच्चे निजी स्कूलों में पहुँच नहीं पाते हैं, निजी स्कूल की महंगी फीस नहीं दे पाते हैं। ऐसे में हमारी सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा कर रही है और यहाँ पढ़ रहे बच्चे, हमने देखा होगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब लिस्ट निकलती है या जब रैंक होल्डर प्रावीण्य सूची बनती है तो हमने अक्सर देखा है कि प्रावीण्य सूची में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही निकलते हैं और ये उन बच्चों का ही नहीं, उन टीचर्स का भी मेहनत का परिणाम होता है जो सरकारी स्कूल के बच्चे सफल होते हैं। आज मैं पहुंची हुई हूँ संतोषी नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में और ये बच्चे हैं 10th के। ये 10th के बच्चे हैं, इन्हें आगे चलकर अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। ये वो पड़ाव होता है जब बच्चे अपने आगे बढ़ने की दिशा के लिए एक विषय चुनते हैं क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जब आपको आगे बढ़ना है तो आपको विशेषज्ञता हासिल करनी होती है और ये विशेषज्ञता होती है कि वो कला पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे या फिर कॉमर्स पढ़ेंगे। तो ये जो विद्यार्थी हैं, और हमारे लिए खुशी की बात है कि इस स्कूल में जब हमने देखा तो यहाँ पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। और सही बात है, जब तक लड़कियाँ साक्षर नहीं होंगी तब तक उनका परिवार भी कहीं ना कहीं शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाएगा। और यही कोशिश है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारी मदद कर रही हैं। यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं जिनसे मैं पूछना चाहूँगी, आप में से क्या बनना चाहेंगी? आप 10th के बाद में क्या सब्जेक्ट लेंगी आप? मैं 10th के बाद मैथ्स सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ। मैथ्स लेना चाहती हैं? मैथ्स तो बहुत टफ होता है, आपको लगता है कि मैथ्स आपका पसंदीदा विषय है? यस, मुझे लगता है क्योंकि मैं अपने आप में आत्मविश्वास हूँ कि मैं मैथ्स पढ़ सकती हूँ और मैथ्स बना सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैथ्स अगर आप ले रही हैं तो आपके लिए रिसर्च का रास्ता खुलेगा और ऐसी ही बच्चियां हैं जो आज न केवल पायलट हैं बल्कि चांद पर भी पहुंच चुकी हैं। कुछ और बच्चियां हैं, आप बताइए आप लोगों को किस सब्जेक्ट में रुचि है? मुझे बायो में रुचि है क्योंकि मुझे साइंस का पढ़ना और बनाना और आगे मतलब रिसर्च करना वो बहुत अच्छा लगता है। क्या बनेंगी बायो लेके आप? बायो लेके मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कोशिश है कि मैं आगे चल के अपना जो मकसद है उस पे मैं अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। देखिए कितने मुखर हैं ये बच्चे, बड़ी आसानी से सारी चीज़ों को ये बता रहे हैं और यही खूबी है। जब हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों की तो सरकारी स्कूल में भले ही निजी स्कूलों की तरह सुविधा ना हो, लेकिन यहाँ पर जो टैलेंट है, जो शिक्षित टीचर हैं, उनका जो सहयोग है वो देखने को मिलता है। कोई और बच्ची अभी हैं, आप क्या लेंगे सब्जेक्ट? कुछ सोचा है आपने? मैम अभी सोची, अभी सोचा नहीं है, चलिए रिजल्ट आने के बाद आप सोचेंगे। क्या अच्छा लगता है पढ़ाई अब में? आपको बहुत आगे जाना है, क्या बनना है? मैथ्स लेना है, मैथ्स के टीचर बनना है। मैथ्स के टीचर बनना है। देखिए ये बहुत अच्छी बात हमको यहाँ पर लगी कि टीचर्स बनना है, मतलब शिक्षिका की भूमिका या शिक्षक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है ये बच्चे समझ रहे हैं। हमारे साथ में साइंस की टीचर हैं। मैम क्या नाम है आपका? मिसेस सोमा मेहता, मैं फिज़िक्स की लेक्चरर हूँ। सोमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सरकारी स्कूलों में हमने अब तक ये देखा है कि सुविधाओं का अभाव है या बहुत सारी ऐसी कमियाँ देखने को मिलती है, लेकिन जब रिज़ल्ट आते हैं तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो साइंस में क्या स्थिति है इस स्कूल में और जो बच्चे हैं उनमें कंपेरेटिवली बॉयज़ या गर्ल्स की स्थिति क्या है? हमारे स्कूल की दर्ज संख्या है 371, जिसमें से गर्ल्स है 231 और बाकी 140 बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स हमारे स्कूल में ज़्यादा है और मोस्टली गर्ल्स यहाँ बायो लेके पढ़ना ज़्यादा चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इन लोग बायो लेके पढ़ने के लिए। अच्छा, बायो के साथ या दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च एक बहुत बड़ा है कि लैब है कि नहीं, उनको वो मौके मिल पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं क्या समझूं कि सरकारी स्कूलों में लैब की व्यवस्था स्कूलों में अच्छी है, टीचर्स उनको कोऑपरेट कर पाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ जैसे लैब है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका लैब है और
थ्योरी के साथ साथ अभी प्रैक्टिकल भी हम डे 1 से स्टार्ट कर देते हैं। और प्रैक्टिकल से ऐसा होता है कि बच्चों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब वो प्रैक्टिकल में करते हैं तब उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए उस चीज़ को वो याद रख सकते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी उनको ज़्यादा आता है। और यहाँ सब फैसिलिटीज़ है, लैब की फुल फैसिलिटी है हमारे यहाँ। चलिए, ये अच्छी बात है और हमारी भी यही कोशिश है कि सरकारें जो हैं सरकारी स्कूल को और ज़्यादा सुविधा युक्त बनाएं, क्योंकि ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये रंग इसका काला है, लेकिन यही ब्लैक बोर्ड आगे चल के बच्चों के भविष्य को बड़ा उज्जवल कर देता है। और हो सकता है इनमें जो बच्चे हैं, इनमें से ही कोई बच्चा निकल कर कल राजनीति में चला जाए, कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। कुछ और चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में और भी शिक्षक हैं यहाँ पर। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सर्वांगीण विकास केवल पढ़ाई या प्रैक्टिकल ही नहीं है। सरकारी स्कूल की जब हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पर दूसरे जो कॉम्पिटिटिव विधाएं हैं, यानी कि लेखन है, निबंध है, हमने देखा है क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ, तो उसकी कैसे तरीके से आप लोग व्यवस्था करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो? क्योंकि देखिए आप ग्रामीण इलाकों के बच्चे खेल में बहुत निकलते हैं, उसकी कोई व्यवस्था होती है? जी बिल्कुल। एक तो हमारा मानना रहता है कि चॉक एंड डस्टर के साथ साथ हम बच्चों के हाथ में बल्ला देखें, फुटबॉल खेलें, ये लोग सारा चीज़ हो। बट एक समस्या जब कभी आ जाती है कि मैदान की स्थिति हमारे पास वैसे नहीं हो पाती, तो हम कोशिश करते हैं सारे बच्चों के साथ कि इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पर अगर इंडोर गेम्स होते हैं तो हम वहाँ ले जाएं। पास में कुछ स्कूल्स हैं, जैसे एक बोरिया खुर्द में एक स्कूल अभी नया खुला हुआ है, वहाँ पे बच्चे जा कर के वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे कुछ ग्राउंड्स बने हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ जो इंटरेस्टेड प्लेयर्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको लेकर के हम जा कर के खिला सकते हैं। वहाँ पे टीचर्स भी जाते हैं साथ में, ताकि कोई बच्चों को वहाँ पे एंट्री देने के लिए टीचर्स एक रहते हैं जो साथ में कोऑपरेट करते हैं, बच्चे जो भी वहाँ पे रहते हैं वो सब के साथ। शिक्षक दिवस के मौके पर हमारे साथ में साहू मैम भी हैं। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि शिक्षा में बदलाव 10+2 जब आया था तो हमने देखा था कि शिक्षा में बहुत बदलाव आया था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 5-3-3-4 आने वाला है और पढ़ने का समय बढ़ जाएगा। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में 6 साल में पहुँचते थे, अब वहाँ पर वो जल्दी पहुँच पाएंगे। क्या छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल इसके लिए तैयार हैं? इसके लिए कोई ट्रेनिंग, कोई व्यवस्था मैडम आप लोगों को दी गई? जी बिल्कुल। ये जो नीति है वो पूरी तरह से हम अब सामुदायिक भागीदारी को अब शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ रहे हैं और इस दिशा में ये अभिनव पहल है कि 29 जुलाई 2020 से जो NEP लागू है और उसके तहत अभी हम लोगों ने इस सत्र में 22 तारीख से 28 जुलाई तक NEP राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें FLN, डिजिटल दिवस, सांस्कृतिक दिवस, इसके अलावा खेल दिवस और ये सारे आयोजन करके एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में भी हमने सफल संचालन किया और सामुदायिक भागीदारी के तहत पालकों को भी इसमें जोड़ा है। साथ ही साथ पालक शिक्षक मेगा बैठक, ये एक अभिनव पहल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके तहत 3 बैठकों का आयोजन होगा, जिसमें एक बैठक 6 अगस्त सन 2024 को संपन्न हो चुकी है, जिसमें हमारे पालकों ने काफ़ी उत्साहवर्धन करते हुए स्वयं भी वो शामिल हो चुके हैं। साहू मैम, ये जो स्कूल है, खास करके इस स्कूल को चुनने के पीछे या ग्रामीण स्कूल को चुनने के पीछे मकसद ये होता है कि बच्चों में तो प्रतिभा होती है, लेकिन कई बार इन बच्चों की प्रतिभा या तो माता पिता समझने की स्थिति में नहीं होते हैं या समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि NEP के माध्यम से जब पेरेंट्स को इसमें जोड़ा जाएगा, आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर सुधरेगा, खास करके सरकारी स्कूलों की हम बात करें? जी, इसमें हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हम पालक से जब जुड़ जाएंगे तो शिक्षक छात्र पालक संबंध एक अभिन्न कड़ी जुड़ जाएगी। शिक्षक छात्र और पालक संबंध में हम आगे बढ़ते हुए पालकों का सहयोग भी छात्रों के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए हम उसे साथ में लेकर चलेंगे, तो ये बेहतर रिजल्ट हमको देखने को आशा है कि मिलेगा। चलिए, शिक्षक दिवस के मौके पर सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ताकि वो पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर सकें, जागरूक कर सकें। एक और शिक्षिका हमारे साथ में है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। श्रीमती सरला चंद्राकर, मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ। सरला जी, आइए इधर। हिंदी पढ़ाती हैं आप, इसका मतलब आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आपको मातृभाषा हिंदी भी पढ़ानी है, संस्कृति भी पढ़ानी है, संस्कार भी सिखाना है। एक अहम चीज़ मुझे लगता है हम शिक्षकों के ऊपर और होनी चाहिए कि जो बच्चियां हैं उनको आज का जो माहौल ख़राब हो रहा है, जो बलात्कार के केसेस छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, देश में बढ़े हैं, तो उसके लिए किस तरीके से आप बच्चों को तैयार करते हैं या उनको खतरे से आगाह करते हैं? बच्चों को ये सब व्यवहारिक ज्ञान देना शिक्षकों की भी जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए हम बच्चों को समय समय पे
उनको ये सारी चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं कि कैसे उनको इन चीज़ों के लिए उनको हमेशा जागरूक रहना है और किन चीज़ों का ध्यान उनको रखना चाहिए। सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, जो लड़के हैं उनके साथ भी कभी कभी गलत दुर्घटना हो जाती है, तो हम लड़कियों को भी बताते हैं, लड़कों को भी सिखाते हैं कि कैसे रहना चाहिए, उनको कैसे गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, व्यवहारिक ज्ञान उनको हम समय समय पे देते रहते हैं। ये बहुत सारे पहलू हैं जिस पर कोशिश हम कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की जो जिम्मेदारी है वो हम आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक हैं, सुविधा कम हो चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों, बड़े चैलेंजेस हमने देखे हैं कि ऐसे स्कूलों में रहते हैं। हमारे साथ में एक और शिक्षिका हैं मधु शर्मा, उनसे मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे इलाके के जो स्कूल होते हैं, खास करके उन परिवारों के जहाँ पर शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जाती, या ये समझिए कि उनको पता ही नहीं है ज़िंदगी की जद्दोजहद में वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कितने चैलेंज एक टीचर के साथ में होते हैं मैम, जब आपको लगता है कि एक सब्ज़ी बेचने वाले का बच्चा आ रहा है, एक आपके जो घरेलू सहयोगी हैं उनके बच्चे आ रहे हैं, उनको शिक्षा के लिए तैयार करना, उनको शिक्षित करना कितना चैलेंज लगता है आपको? देखिए ज्योति जी, ये तो बहुत चैलेंज वाली बात है। जैसे आपने कहा है कि जो बच्चे के माँ बाप नौकरी चाकरी में नहीं हैं या जो सब्जी बेच रहे हैं, उनका तो चैलेंज रहता ही है, क्योंकि सबसे पहले तो उनके घर का माहौल उस ढंग से रह नहीं पाता कि बच्चों को ठीक से पढ़ाई मिल सके, पढ़ाई उनके मतलब उनके जिम्मेदारी वो लोग उठा सकें। और उसमें सबसे पहले बात ये रहती है कि दिन भर काम करने के बाद थक जाते हैं, उनको अपने बच्चों को समय देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, तो बच्चे वहाँ पर थोड़े से वंचित हो जाते हैं। बच्चे अपने आप को भी थोड़े से कमज़ोर महसूस करते हैं कि काश हमारे माँ बाप भी हमको समय दे पाते और हमारी जो पढ़ाई है उनमें वो ध्यान दे पाते तो हम ज़्यादा कुछ कर पाते। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, कई माँ बाप काम करने के बावजूद भी अपने बच्चों को, हमारे स्कूल से ही कई बच्चे जो अभी 10th में 11th में या 8th में जिन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर लाया है, उनके बच्चे, उनके माँ बाप भी ऐसे हैं जो नौकरी पे नहीं हैं, काम धाम करने वाले हैं, कि कोई सब्जी बेचने वाले हैं या कोई मिस्त्री हैं, मजदूरी करने वाले हैं, उनके बच्चे भी आगे आए हैं और उन्होंने भी 90% 96% अभी 10th में लाया है। तो ये तो चैलेंज तो ज़रूर है कि हम भी चाहते हैं एक शिक्षक के होने के नाते कि उनके पेरेंट्स हमारे से मिले और हमसे मिल करके बच्चों की जो भी असुविधाएं हैं उनको दोनों मिल के हम सॉल्व करें, तो बच्चे और आगे बढ़ें, क्योंकि यही बच्चे जो हमारे आगे भविष्य, देश के भविष्य हैं। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी, पालक भी हमारे साथ में आए और जुड़ें और हमारे साथ साथ बच्चों का ध्यान वो लोग भी दें। बहुत अहम बात यहाँ पर कही उन्होंने, क्योंकि इसी बात को, इसी जो गैप को भरने की कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है कि ताकि वो पेरेंट्स को भी स्कूलों तक लेकर आएँ, शिक्षकों से मिलने की उनकी एक बाध्यता हो, इस बात को ध्यान में रखा गया। एक और टीचर हमारे साथ में है। यहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट होती है, कम से कम 80% रिज़ल्ट हो जाती है और दर संख्या भी अभी और हर साल बढ़ते ही जा रही है। कम हर स्कूल में, अधिकांश स्कूल में कभी कभी कम होता है, लेकिन हमारे स्कूल में बढ़ते ही जा रही है दर संख्या। अगर पिछले कुछ सालों में आप गौर करें तो आपको देखकर ये आश्चर्य होगा कि लड़कियों की संख्या एजुकेशन में बढ़ी है, लड़कियों के रिजल्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे आए हैं और लड़कियां टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आगे बढ़ रही हैं। और इसकी एक वजह हमको इस स्कूल में देखने को मिली कि यहाँ साइंस के जो बच्चे हैं उनमें लड़कियाँ ज़्यादा हैं। क्या लगता है आपको कि लड़कियाँ अपने विकास के लिए अब साइंस की तरफ बढ़ रही हैं? क्योंकि पहले ये साइंस टफ माना जाता था, लेकिन अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उसमें टीचर्स का कितना बड़ा योगदान होता है? ये साइंस जो है, ये इसको हम एक एज अ साइंस टीचर हमारे लिए ये रहता है कि मैं उनको इजी वे में ये बताने की कोशिश करती हूँ, बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस पढ़ के डॉक्टर ही बनोगे। आपको आपके बेसिक लाइफ में आप साइंस से किस टाइप से जुड़े हो, आपको वो पहले देखना है। आप हाइजीन की बात करते हैं, हम मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं, हम हाइजीन की बात करते हैं, बच्चों को साफ़ सफाई की बात बताते हैं। तो हम ये बताते हैं कि वो क्यों उनके बेसिक लाइफ के लिए साफ़ सफाई से रहना क्यों ज़रूरी है, आपके शरीर को, अपनी बॉडी को साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी कोरोना आया था, कोरोना में हम मास्क लगाते थे, हम हाथ धोते थे। क्यों धोते थे? जो वायरस होते हैं, हम साइंस में वायरस पढ़ाते हैं, जीवाणु कीटाणु
ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें हमको हैंड वॉश करना है, अपने मतलब लोगों से दूर रहना है, साफ़ सफाई घर में रहना है, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। तो ये सब चीज़ें ये साइंस में है, तो ये चीज़ें बच्चों को हम साइंस के माध्यम से बता सकते हैं कि साइंस पढ़ना और साइंस को मतलब जानना हमारी बेसिक लाइफ के लिए ज़रूरी है। और बहुत अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं। कोशिश हमारी यही है कि कुछ और भी पहलू, क्योंकि इस स्कूल से जैसा कि सोमा मैम ने बताया था कि यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नंबर बहुत ज़्यादा अचीव किए, एक अच्छी पोजीशन की। और ये बड़ी गवर्नमेंट स्कूल की खूबी होती है, जब रिज़ल्ट आता है तब पता चलता है कि रिज़ल्ट में जो सबसे ऊपरी लेयर के बच्चे होते हैं वो हमने देखा है कि ज़्यादातर सरकारी स्कूल से निकलते हैं। तो इनकी खूबियाँ बहुत सारी हैं। चलिए उन बच्चों से भी हम आपकी मुलाकात कराते हैं कि आखिर ऐसी स्कूलों में किस तरीके की सुविधाएँ उन्हें मिल पाती हैं। मेरे पीछे जिन बच्चों की लाइन है, हो सकता है ये बच्चे आगे चलकर यूपीएससी टॉपर हों, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, क्योंकि ये सरकारी स्कूल मील का पत्थर साबित होता है। ये जो बच्चे हैं इस स्कूल के टॉपर हैं। इसमें भी देखिए लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। ये खुशी की बात है कि हम आधी आबादी की बात करते हैं, और जिन घरों से बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ने आ रही हैं उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। कितने परसेंट आए बेटा? मेरा 86% आया है। माय नेम इज़ तारा संध्याल। और मैंने ये यहाँ पे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पूरे साल भर हमको बहुत मेहनत से पढ़ाया है। रिवीजन के टाइम भी बहुत सपोर्ट मिला है हम लोग को, इसके कारण मैंने इतना स्कोर कर पाया। उसके लिए मैं अपने टीचर्स को थैंक यू करना चाहूँगी। चलिए आपका कितना परसेंट है? मेरा 92.83% है। मेरा नाम विभा साहू है और सभी टीचर्स का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। घर से भी सभी ने बहुत सपोर्ट किया। टीचर हमेशा हमारा साथ देते थे। अगर कुछ भी डाउट आता था तो वो हमसे खुद कहते थे कि पूछा करो। बता रहा है कि आपको टीचर से सपोर्ट किया। आपके कितने परसेंट आए? मेरा 86% आया है। मेरा नाम लक्ष्मी साहू है। ठीक है, आपका कितने परसेंट है? मेरा 94% आया है। मेरा नाम रिदिमा भोई है और मैं सब टीचर को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। आपका कितना? मेरा 80% आया है और मेरा नाम तानिया साहू है। आपका? मेरा नाम अजीज़ा खातून है। मेरा 83% है। आपका? 84% आया। ट्विंकल साहू मेरा नाम। मेरा 80% आया है। मेरा नाम सौम्य कौशल है। तो देखिए सभी बच्चे 80 से ऊपर परसेंट हैं, और इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या जो अपने हायर एजुकेशन के लिए ये बच्चे तैयार हो चुके हैं।